हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। जीएसटी मंत्रा फिर से सर राजेंद्र सर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। जीएसटी के क्वेश्चंस रेडी हैं सर। क्वेश्चन से पहले आपकी कोई क्वेरी या कोई फीडबैक है प्लीज शेयर कर सकते हैं सर। सभी दोस्तों को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं आज, उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी सिचुएशन थोड़ा फेस्टिवल सीज़न है और उत्साह है हमारे पूरे समाज में, लेकिन साथ ही साथ आप प्लीज़ थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये जो पेंडेमिक की लहर है वो एक बारी फिर दोबारा से एक वेव आ रही है, नज़र आ रहा है। बहुत सारे हमारे आप सबके सर्कल्स में आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो मेरी विनती है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का, और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें बस। जी सर, मूविंग टू द क्वेश्चंस। Our client supplied goods to government undertaking. Government undertaking given incentive reward for tax on which they were deducted TDS under section 94H. Is GST liable on that incentive received after sales predetermined at the time of contract? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको कोई भी इंसेंटिव मिला है, अब जैसे दिस इज़ वेरी रेयर सिचुएशन कि आपने टाइमली डिलीवरी किया और गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दिया फॉर द टाइमली डिलीवरी। द गुड मस्ट बी सम वेरी इसेंशियल गुड, सम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, तभी हुआ होगा ऐसा। तो उस केस में अब जीएसटी की लायबिलिटी की क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर वो आपको पैसा ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मिला है, जो आपने ओरिजिनल गुड्स सप्लाई किए थे, तो देखिए वो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के हिसाब से अगर कोई भी एडिशनल आपने कलेक्ट किया है तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा और वो उसी रेट पर टैक्स होगा जिस रेट पर ओरिजिनल गुड्स या सर्विसेज टैक्स थी। सर तुषांत जी का क्वेश्चन है। तुषांत सर मोस्ट वेलकम। In case of dealer of all vehicle, how gross turnover will be considered? Will it consist of purchase plus margin or only margin? देखिए, अगर आप ओल्ड व्हीकल्स की बात करते हैं, सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल, तो और अगर आप रूल्स में मार्जिन स्कीम को लेते हैं, कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स में वो तो मार्जिन स्कीम लग जाती है बेसिकली। तो उस केस में आपका जो वैल्यू होगा, वैल्यू जो है वो मार्जिन होगा। मार्जिन में परचेज इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आप परचेज के ऊपर अगर कोई एडिशन करते हैं, कोई आप रिपेयर करते हैं, कोई भी आप एडिशनल वैल्यू स्पेंड करते हैं उस परचेज गुड्स को रीफर्बिश्ड करते हैं और रीवर्क करते हैं उसके ऊपर, और कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो that extra amount spent also shall not form part of your purchase price. This is as per rules. So the margin shall be taxed. जी, आई होप तुषान जी आपको जवाब मिल गया होगा। इसमें कोई भी आपका सक्सीडिंग क्वेश्चन है तो आप हाँ मुझसे पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज दिवाली आ रही है तो दिवाली क्वेश्चन है।
आपकी वॉइस क्रैक कर रही है मैम बीच में. Sir, whether ITC is available on Diwali gifts? अब जिसने भी ये सवाल पूछा है, पहले तो आपको और आपके माध्यम से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. आने वाले समय में त्योहारों का सीजन, एक पूरा माहौल बनना शुरू हो गया है. लेकिन ये सवाल, अब दिवाली गिफ्ट तो तब पता लगता है जब दिवाली गिफ्ट मिलता है. तो भाई साहब जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, पहले आप टैक्स फॉर वेल्थ में दिवाली गिफ्ट भेजिए, फिर तो पता लगे ना. हाँ जी, दिवाली गिफ्ट का आईटीसी भी लेना है आपने. चलिए, वो आप कर लीजिएगा, मैं अपना काम करता हूँ. देखिए, ये एक ना सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लॉ एक कंटेंशियस इशू बना रहा है, एक झगड़े वाला प्रॉब्लम है. लेकिन डिफरेंट डिवाइडेड व्यूज हैं. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स को, क्रेडिट्स को डिसअलाउ किया गया है. Now, my humble view is that if the expense is incurred for the business and it is allowable, journal allowability under section 37 of the Income Tax Act, to my humble view, this the credit, because there are two conditions which are to be complied with in order to take any credit, input tax credit under GST. First is that it should be in the course or furtherance of business, and second, it should not be blocked under section 17(5) specifically. Now 17(5)(h) talks about that goods disposed of by way of free samples or gifts. So the phrase used by the law is the goods disposed of by way of free samples or gifts. So to my humble view, I would not consider this as disposal. Giving a gift to somebody would not be considered to be disposal of goods. Disposal comes when you get away with the goods which do not have the usage, which do not have the merchantability. In common language also, when we say dispose of this, so on the back of our mind, when we say dispose of this, on the back of our mind is that this particular thing which we are willing to dispose does not have any usability, usage, or merchantability. It cannot be sold in the market or at the price at which the normal or routine goods can be sold. So the disposal of gifts is a difficult task. It is a difficult probability that the gifts are disposed. So to my humble view, it is not blocked, but and resultantly both the conditions are complied in the course or furtherance of business and not blocked. But at the same time, a word of caution that this is going to be litigative. Department is going to, of course, litigate it. लड़ाई झगड़ा होगा. If the taxpayer, if the person who is availing the credit is ready for that ladai jhagda, litigation, then to my humble view, and I have reasons to believe so, then the credit should be taken. If you are willing to play safe, then the credit should not be taken. Sir, Tushant का question है, for 40 lakh limit, will we consider sale price or only margin? Margin. Only margin, because that would only be the part of aggregate turnover on which tax is levied. The sale price will not be considered to be aggregate turnover. Sir, Rajendra sir, next question Tushant Garg ji ka hai, that for 40 lakh limit. I have already answered, ma'am. Okay, sir. I have already answered.
और नेट कनेक्शन का आपकी तरफ शायद कोई इशू आ रहा है, बट आई हैव आंसर्ड इट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड द क्वेश्चन इज दैट is GST RCM applicable on following expenses, that is commission, unloading of goods, warehousing charges note. All above expenses are from unregistered parties. Kindly provide the regarding GST RCM applicability. How to report 1718 credits taken in 1819? In 1819 GSTR 9. Continuing to that. These are two different questions. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं मैम। जी सर। आरसीएम की जो बात, 3 एक्सपेंसेस कौन कौन से बोले उन्होंने? अनलोडिंग एक्सपेंस जी, और कौन कमीशन, सा? अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड वेयर हाउसिंग चार्ज। देखिए 2018-19 में पहली बात तो आपको बता दूं, 12 अक्टूबर 2017 तक 9-4 का आरसीएम था, इन ऑपरेशन था। 13 अक्टूबर 2017 से 9-4 का आरसीएम सस्पेंड हो गया था, वो नहीं था। तो 18-19 में तो वो नहीं था। तो अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमीशन लिया है खर्चा, या कोई अनलोडिंग चार्जेस दिए हैं खर्चा, या उसको कोई वेयर हाउसिंग चार्जेस दिए हैं खर्चे के, तो उस केस में अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो आपको आरसीएम में टैक्स 9-4 में जमा नहीं करवाना है सर। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट भारती प्लीज टू रीड अगेन। I think there is some net issue with the Bharti ma'am today. चलिए क्वेश्चन मेरे को भी रिसेंटली किसी ने पूछा, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ वो। अगर आपके गुड्स को कन्फिस्केट किया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ द कंसाइनी, in that case what would happen? Although there is a circular number 63 or 64, if I am correct, 63 or 64 circular. 6 circulars are in continuation, around 143 circulars are already issued for past 39 months and third day today. So in that circular they have clarified that if everything is correct, GSTIN is correct, address is not correct, then 1000 rupees penalty can be levied under section, and it is to be paid under GST DRC 07, not 03. So similar situation if arises in front of you, you please refer circular number 63 or 64. I'm sorry for not being so sure, but either of these two circular is there, wherein 4-5 instances are there, और जहाँ पर डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि अगर आपने HSN गलत डाला है लेकिन 2 डिजिट या 4 डिजिट ठीक डाले हैं, बाकी गलत डाला है, आपने GSTIN गलत डाला है लेकिन एड्रेस में कुछ गलती है, आपने जो है पिन कोड गलत डाल दिया लेकिन सारी बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो उस केस में इन सब इंस्टांसेस में डिपार्टमेंट ने कहा है कि सेक्शन 129 में 1000 रुपये की पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा सकता है, 500 रुपये प्रति कानून। तो 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर आप में से इनमें से भी कोई गलती आपके ई वे बिल में होती है तो आप उस सर्कुलर को अपने साथ हैंडी रख सकते हैं और जो है वो आप बता सकते हैं उनको कि भाई इसमें आप 1000 रुपये की पेनल्टी पे छोड़ सकते हैं। एक सवाल हमारे पास आया, जीएसटी पंडिट्स इंडिया इंस्टेड ऑफ GSTIN ऑफ रेसिपिएंट URP वाज मेंशन, व्हाट टू डू?
देखिए ये गलती है, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। सर्कुलर वो 63 या 64 नहीं लगेगा, और उस केस में आपको जो है 129 में वो टैक्स प्लस इक्विवेलेंट ऑफ टैक्स पेनल्टी लगाएंगे। अब ये गलती जो है, अब आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो वेरी फेयर चांसेस कि आपके ऊपर जर्नल पेनल्टी में 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाकर आपको छोड़ दिया जाए। बट येस, it is a long journey. You would have to start under section 107 of the act by filing appeal to the commissioner appellate authority, and then if something favorable does not come, then you have to go to tribunal which is not yet formed, and resultantly you would have to go to the honorable jurisdictional high court. And then to my humble view, considering the previous judgments also which has been uh, 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 released by various honorable high courts, so relief is highly probable, and you may go for that. But yes, this cannot be considered to be uh, uh, basically cognizable uh, offense under that circular 63 or 64. जी सर। I think सर, Bharti is back. moving to my next question, sir. Uh, all I have a GST query that ITC for financial year 2019-20 could be taken while filing September 2020 return within due date. However, since my client did not file his September return within due date, I did not claim ITC. Now, someone please advise me regarding what to do and how should it be treated in accounts. The party is subject to tax audit. देखिए 1920 का जो क्रेडिट था, दैट वाज द ड्यू डेट 20th और 24th ऑफ अक्टूबर एज द केस में बी। और जीएसटी पंडित्स, इज दिस यू योगेश? I feel it is you only. Okay. Okay. 1920 last date to take credit was 20th October, 22nd, 24th, as the case may be. Different states, different dates, and for exceeding 5 crore aggregate turnover, the date was 20th October. Now the credit is not taken. 16/4 is done away. 16/4 is done away. That is not being able to comply with. Now what to do? Now friends, again, if you are under subject to tax audit, then to my humble view is that if the credit is material, then the reporting of this non-compliance should be made, because tomorrow it could be possible that the credit is not allowed at all. You are not allowed to take the credit of 1920, and this could hurt the going concern of the organization. That could lead to payment of taxes plus interest if you have already taken wrongly without being allowed, and still you have taken it. So tomorrow it could be possible that you are supposed to pay it back along with the interest, and section 74 can be invoked with the intent to evade taxes also, so the penalty can be equivalent to the tax. So that tomorrow this much of outflow from the organization can happen. So in that case, it is difficult, and you have to report it in the tax audit report somewhere. Accordingly, you find the relevant clause. I am not fit for that, but you should report it as an auditor. So far as the availability of this credit is concerned, to my humble view, uh, they will assess you, adjudicate you under section 73 or 74 if you take the credit. If you don't take the credit, they would not do anything.
If you take the credit, they would adjudicate under section 73 or 74 as they may choose, and they will create the demand. After that demand is created, you have an option to go for the appellate authority again under section 107 of the act. So to my humble view, again the appellate authority may not give you the relief, and then the resultantly, because tribunals are again not formed yet, till 39 months 3 days passed, you would have to go to the jurisdictional high court. Yuvraj Hasija. There is a question from Yuvraj Hasija. जी sir. How exchange of foreign currency is taxed? That's a very good question, Yuvraj. Uh, we have recently been analyzing this question only. The question is about valuation, Yuvraj ji. Uh, Section 15, subsection 2 talks about the inclusions in the valuation, inclusions in the transaction value, value of supply. Now, when a foreign currency is involved, it must be a zero rated supply, export supply. Now, originally, export supply under section 16 of IGST Act can be made by two ways, either by way of payment of tax or without payment of tax. Without payment of tax, when the zero rated supply is made, then even if it is being added to the value of supply, this exchange fluctuation amount would not be subject to tax again under LUT. But even if you have made the payment zero rated supply with payment of tax, integrated tax, then what would happen to a situation wherein the additional amount is received in the form of gain in foreign exchange? When the supply took place, say for example, today 3rd November, supply of goods took place or services zero rated took place. The invoice is made in foreign exchange, foreign currency, commercial invoice, and according to rules, CGST rules, that foreign exchange is converted to the Indian rupees, and another tax invoice is generated for the purpose of recording that transaction in the books of accounts of the Indian supplier. Now, the recording of that transaction, that supply is done on the basis of the INR converted according to the rule prescribed. The what you call that? The exchange rate. Now, the supply is crystallized on 3rd November and the value is determined on the 3rd November. Now, this exchange gain, this could be exchange loss also. So if it would have been loss, would you have been reducing the value of supply because there was a loss of exchange? You booked it for 75 rupees a dollar, 75,000 a supply. 1 month later, you received 73,000 rupees because the dollar was weakened and you received the lesser money what was booked for. No, the taxable value or the value of supply would be crystallized at 75 rupees only. $100 is the value, and the exchange rate is used only to convert the value of supply into Indian rupees. So the value of supply is crystallized at the time when the supply is made, and resultantly, if any succeeding gain or loss is occurred due to the value of supply, would be ignored, would be certainly subject to tax. The gain would be subject to tax and loss would be subject to deduction in the profit loss statement as per the general allowability of expenditure under Income Tax Act, but would not certainly be subject to GST, my dear friend. That's a very good question. I enjoyed answering it. सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट शो में लेंगे. वन क्वेरी, इफ वी हैव मिस सेल्स इनवॉइस ऑफ दिसंबर 2007 it in September 2020 or GST 3B and GST 1, as the purchaser has taken ITC in 2017.
मैडम आपका सवाल मिस हो गया है क्योंकि वॉइस क्रैक कर गई थी, नेट वाज लॉस्ट। Sir, I am repeating my question. आप वो क्वेश्चन जो है प्राइवेट चैट में पेस्ट कर दीजिए। जी सर। सर प्लीज चेक। नहीं आई अभी भी। I have not received yet. One more question is there. We will take this question as last question only. One more question already has received from our viewers. If we have missed sales invoice of this, I think this is the question she must be talking about. If we have missed sales invoice of December 17 and did not pay GST, and even not showed in 1, 2, can we show it in September 20 GST or 3B and 1 as the purchaser has taken ITC in 17 only? देखिए 2017 का आपका सेल्स इनवॉइस था जो मिस हो गया आपसे. You could not disclose it in your 1, neither in 3B. Now the tax remains payable with you. टैक्स तो आपका बनता है क्योंकि आपने कलेक्ट किया है. कलेक्ट किया है तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं. Now tax is required to be paid. That is not at all a question. कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है. Now can you show it in 1 or 3B? In 3B you can certainly show it, but in 1 you cannot do it. Time is lapsed. The time was 31st March 2019. Time is lapsed. Now you cannot do it. So far as the credit is taken by the recipient, it would not appear in his 2A. But if you would pay the tax along with the interest and give him the proof for payment of tax, my humble view, tomorrow if the assessment happens on the purchaser, on the recipient, credit shall not be denied to him because the supplier has paid the taxes along with the interest. So that is, I think, the possible for you, but you have to pay tax along with interest, but you cannot show it in now 1. 3B, of course, you can add it in normal supply and pay tax. What is the question? Yes, how to show credit notes in GSTR 9 for financial year 18-19 not shown till date. 18-19 के लिए यश युवराज is not required to show credit notes. It is optional. You can leave it in form 9, right? सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था. सर बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट शो में कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चंस के अलावा आपका फीडबैक तो प्लीज शेयर इट सर. नहीं, धन्यवाद आपका, टैक्स फॉर वेल्थ का, आपका, हिमांशु जी का, और सभी हमारे व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े. एक बार फिर से हम लोग आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस पूरे त्यौहार सीजन की, फेस्टिवल सीजन की. साथ ही साथ फिर से वही विनती करूंगा आज कि आप प्लीज स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखें. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप tax4wealth@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर. थैंक यू मैम.